नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अतुलनी हिंदी चैनल में। मैं आप लोगों का होस्ट संदीप कुमार शर्मा एक और नया पाठ लेकर के आपके सामने हाजिर हूं, जिसका शीर्षक है सपनों के से दिन और इसके रचनाकार हैं गुरदयाल सिंह। बचपन में भले ही हम ये सोचते हों कि हम बड़े होते तो कितना अच्छा होता, परंतु जब सच में हम बड़े हो जाते हैं तो हमें अपने बचपन की यादें खूब सताती हैं। हम जब भी उन्हें याद करते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। बचपन में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो उस समय समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारे सोचने और समझने का दायरा बहुत सीमित होता है। और ऐसा भी कई बार होता है, जो बातें बचपन में बुरी लगती थी वही बातें अब बड़े होकर समझ में आने लगती हैं। प्रस्तुत पाठ में रचनाकार हमें बचपन की यादों का जिक्र ही करते हुए पाठ के माध्यम से समझाते हैं कि किस तरह से वे और उसके साथी स्कूल के दिनों में अटखेलियां करते थे, मस्ती करते थे और वे अपने अध्यापकों से कितना डरते थे। बचपन में लेखक अपने अध्यापक के व्यवहार को नहीं समझ पाया था, उसी का वर्णन लेखक ने इस पाठ में मुख्य रूप से करने का कार्य किया है। तो आइए दोस्तों, इस पाठ को हम आरंभ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि गुरदयाल सिंह ने इस पाठ के माध्यम से हमें क्या समझाने की कोशिश। बचपन एक अनोखा समय होता है। चाहे चोट घुटने पर लगे या कोहनी पर, कभी ध्यान रहता ही नहीं। कपड़े फटे हों, बटन टूटे हुए हों या बाल बिखरे हों, दोस्तों के बीच में कब समय बीत गया कुछ मालूम नहीं पड़ता। दोस्तों में हाथापाई भी हो जाती है और कई बार भागते भागते गिर भी जाते हैं, जिससे अनायास और बिना चाहे चोट लग जाती है। और यह चोटें जब घर जाकर के लेखक और उनके मित्र अपने परिवार वालों को दिखाया करते थे, तो परिवार वाले उनकी सहानुभूति ना जताते हुए और उनकी पिटाई किया करते थे कि यह चोट तुम्हें कैसे लगी। तो हम समझ सकते हैं कि लेखक का समय कैसा था। आज के समय में तो छोटी सी चोट अगर हमें लग जाए तो हमारे माता पिता भागते हैं बीटाडीन की ट्यूब लेकर के, डॉक्टर के पास चलो, टेटनस का इंजेक्शन लगाओ। लेकिन हम समझ सकते हैं कि लेखक के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। चोट सो लगी, लेकिन माता पिता की पिटाई भी खूब पड़ा करती थी। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में और लेखक के जीवन में क्या अंतर है। तो इतनी बुरी तरह पिटाई होने पर भी दूसरे दिन सभी बच्चे फिर खेलने के लिए चल पड़ते थे। तो लेखक बताते हैं कि तब ये बात हमें समझ में नहीं आती थी कि बचपन ऐसा कैसा है कि हम इतना पिटते हैं और फिर खेलने को आ जाते हैं। लेकिन यह बात लेखक को तब समझ में आई जब वह अध्यापक बनने का प्रशिक्षण ले रहे थे। वहां लेखक ने बच्चों के मन के विज्ञान को पढ़ा और समझा कि बच्चों का मन किस प्रकार अपने जीवन में आगे बढ़ता है। कुछ परिवारों के बच्चे तो स्कूल ही नहीं जाते थे। लेखक बताते हैं आगे कि कुछ परिवारों के बच्चे स्कूल जाते ही नहीं थे, और जो कभी गए थे उनकी पढ़ाई में कोई रुचि भी ना होने के कारण बस्ता सिर्फ तालाब के पास फेंका और उनके माँ बाप ने भी उनको स्कूल भेजने की कोई खास जोर जबरदस्ती नहीं दिखाई। यहाँ तक कि राशन की दुकान वाला जो किसानों की फसलों को खरीदते और बेचते हैं, वे भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते थे। वे कहते थे कि जब उनका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पंडित घनश्याम दास के यहाँ हिसाब किताब लिखने के लिए बिठा देंगे, अर्थात खाता खुलवाएंगे और बालक जो है उस बही खाते में ही हिसाब किताब करना शुरू कर देगा। तो हम देख सकते हैं कि पहले के जमाने में पढ़ाई को लेकर के ज्यादा लोग जागरूक नहीं थे। लेखक कहीं ना कहीं इस ओर भी संकेत करने का कार्य कर रहे हैं। आगे वह बताते हैं कि बचपन में किसी को भी स्कूल के उस कमरे में बैठकर पढ़ाई करना किसी कैद खाने से कम नहीं लगता था। अब किसको नहीं लगेगा? एक तो है दोस्तों के साथ खेलना और दूसरा है एक कमरे में बैठकर किताबों में मत्था मारना। तो बचपन में घास ज्यादा हरी और फूलों की सुगंध बहुत मन को लुभाने वाली लगती थी। समझ सकते हैं कि भागना, पकड़ना, खेलना, कूदना किसको पसंद नहीं। अब स्कूल के ठंडे फर्श पर, कठोर फर्श पर बैठकर कौन पढ़े?
अब लेखक बताते हैं कि उस समय स्कूल की छोटी क्यारियों में भी कई तरह के फूल उगाए जाते थे, जिसमें गेंदा, गुलाब, मोतिया, दूध से सफेद कलियों भी हुआ करती थी। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि उनके साथी चपरासी से छुप छुप कर फूल तोड़ लिया करते थे। फूलों का वे क्या करते थे? माँ ही इन फूलों को कमीज से बाहर निकालकर फेंक दिया करती थी। अब हम देख सकते हैं कि जब लेखक खुद इन फूलों को तोड़ा करते थे तो कभी कभी बकरी के मेमनों की तरह उनको खुद खा जाया करते थे। ये फूल खट्टे मीठे उन्हें लगते होंगे अवश्य ही। तो ये बताते हैं जब गर्मियों की छुट्टियां आती थी तो लेखक किस प्रकार अपनी नानी के घर चले जाया करते थे। अब नानी के घर के पास तालाब है, उन तालाबों में जाना, नहाना, वापस लौटकर खूब घी मक्खन खाना, जो मन करे वह नानी के घर में उन्हें मिल जाता था। लेकिन एक साल लेखक बताते हैं कि वह नानी के घर ना जा सके तो अपने घर में रहते हुए ही वह अपने पास के तालाब में जाकर वहां खूब नहाया करते थे। लेखक और उनके साथी कपड़े उतारकर पानी में कूद जाते और फिर पानी से निकलकर भागते हुए रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लौटने लगते। तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार का माहौल है। बच्चे ऐसा अनायास ही करना शुरू कर देते हैं और जब खाल फूकने लगती, जलने लगती तो दोबारा से तालाब में जाते और वहां पर दोबारा से तालाब में वो डुबकियां लगा लिया करते। तो इस रूप में हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार यह माहौल, यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती। तो लेखक यहाँ पर बताते हैं कि हमें याद नहीं है कि वे कितनी बार दौड़ा करते, कितनी बार रेत में लौटा करते। कूद जाने का सिलसिला करीब 10 से 15 बार दोहराया जाता। वह बताते हैं कि जैसे जैसे उनके छुट्टियां जो है खत्म होने लगती तो वह अपने दिन गिनना शुरू कर देते। डर के कारण लेखक और उनके साथी खेलकूद के साथ साथ तालाब में नहाना कभी नहीं भूलते थे। अब छुट्टियों में दिया जाने वाला काम भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं जब छुट्टियां आरंभ होती हैं तो हमें लगता है कि अभी समय है, हमारे पास तो बहुत समय है, हम आसानी से काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं फिर लगता है कि अरे ये घर का काम जो है ये तो ठीक है, खेलकूद भी ठीक है, लेकिन अध्यापक के द्वारा जो काम दिया गया है वो भी तो हमें करना है। क्योंकि फिर हिसाब लगाने की बारी आती, कितने दिन है, कितने दिन में कितना काम किया जा सकता है। क्योंकि अध्यापकों से पिटाई होने का डर भी तो बहुत सताता था। अब कई बार ऐसा होता कि कुछ बच्चे काम कर लेते और कुछ बच्चे यह सोचते कि चलो अब तो अध्यापक से पिटाई खाना ही अंतिम एक विकल्प रह गया है। लेखक और उनके साथियों का सबसे बड़ा नेता था ओमा। ओमा सिर्फ 2.5 फुट के शरीर का एक बालक था, लेकिन उसकी जो खासियत थी वह थे उसका सर। उसका सर मानो ऐसा था जैसे किसी ने गोल मटका रख दिया हो और उसके ऊपर गोल गोल आंखें नजर आ रही हैं। ओमा जब भी किसी से लड़ता था तो वह अपने हाथ पैरों का प्रयोग कम और अपने माथे का प्रयोग लड़ने के लिए विशेष रूप से किया करता था। अब स्कूल में जब वह पढ़ता था वह स्कूल का सबसे छोटा बालक था। छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की तरह बने हुए थे। यहाँ पर लेखक अपने स्कूल की बनावट की ओर संकेत कर रहे हैं कि यहाँ पर कितने थे, कमरे 9 थे जो एच आकृति के रूप में बनाए गए थे। अब दाईं ओर का कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। स्कूल की प्रेयर के समय वह बाहर आते और सीधी पंक्तियों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देखकर उनके गोरे चेहरों पर खुशी साफ दिखाई देती। मास्टर प्रीतम चंद जो स्कूल के पीटी टीचर थे, वे लड़कों की पंक्तियों के पीछे खड़े खड़े यह देखते रहते कि कौन सा लड़का पंक्ति में ठीक से नहीं खड़ा है, और जो ठीक ना खड़ा होता प्रीतम उन्हें सही तरीके से खड़े होना सिखाते। तो इस रूप में यदि हम देखें तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार लड़कों के अंदर प्रीतम सिंह का डर पैदा हो गया था। उनकी धमकी भरी डांट, लात घूंसों के डर से लेखक और उनके साथी पंक्ति के पहले और आखिरी लड़कों का ध्यान रखते, सीधी पंक्ति में बने रहने की पूरी कोशिश करते
मास्टर प्रीतम चंद बहुत ही सख्त अध्यापक थे, परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उनके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वे 5वीं और 8वीं कक्षा को अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। किसी को भी याद नहीं कि 5वीं कक्षा में कभी भी उन्होंने हेडमास्टर शर्मा जी को किसी गलती के कारण किसी को मारते या डांटते देखा हो। यहाँ लेखक बताते हैं कि बचपन के दिनों में स्कूल जाना बिल्कुल भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था, परंतु सिर्फ 2 कारण हैं जिस कारण उन्हें स्कूल में जाकर खूब प्रसन्नता प्राप्त होती थी। मास्टर प्रीतम सिंह जब परेड करवाते और मुंह में सीटी लेकर लेफ्ट राइट की आवाज निकालते हुए मार्च करवाया करते, फिर जब वे राइट टर्न, लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहते तो सभी विद्यार्थी अपने छोटे छोटे जूतों की एड़ियों पर दाएं बाएं या कदम पीछे मोड़कर जूतों की टक टक करते और ऐसे घमंड से चलते जैसे वह सभी विद्यार्थी ना होकर बहुत बड़े आदमी हो, जैसे किसी देश का फौजी जवान होता है। स्काउटिंग करते हुए कोई भी विद्यार्थी कोई गलती ना करता तो पीटी साहब अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते और सभी को शाबाशी देते। उनकी एक शाबाशी लेखक और उनके दोस्तों को खूब प्रिय लगती। क्यों? क्योंकि डॉक्टर प्रीतम सिंह, मास्टर प्रीतम सिंह जो हैं, जल्दी से किसी की तारीफ नहीं किया करते थे, और यदि वह सबकी तारीफ करते तो बच्चों को ऐसा लगता जैसे उन्होंने पदक या कोई मेडल जीत लिया हो। अब हर साल जैसे जैसे वो कक्षा पास करते जाते उन्हें पुरानी पुस्तकें मिलती जाती। पहले यही होता था, बच्चे 2 घर में बच्चे हैं, एक छोटी क्लास में एक अगली क्लास में। जैसे जैसे छोटा बच्चा आगे आता जा रहा है, बड़े बच्चे की पुस्तकें उनसे मिलती चली जा रही हैं। स्कूल के हेडमास्टर शर्मा जी एक धनी घर के लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। हर साल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उस लड़के की साल पुरानी पुस्तकें लेखक को दे दिया करते। तो हम समझ सकते हैं जिस लड़के को शर्मा जी पढ़ा रहे हैं उसकी पुस्तकें लेखक को मिल जाया करती। लेखक के घर में किसी को भी पढ़ाई में कोई रुचि ना थी। यदि नई कोई किताब लानी भी पड़ती तो शायद इस बहाने लेखक की पढ़ाई 4वीं कक्षा तक ही छूट जाती। वे बताते हैं कि स्कूल में था जब दूसरे विश्व युद्ध का समय था। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए कुछ अफसर गांव में आते तो उनके साथ नौटंकी वाले भी आ जाया करते। वे रात को दृश्य अर्थात नाटक खेला करते कि किस प्रकार हमारे जो सैनिक हैं वो अपने ड्रेस पहनते हैं, तैयार होते हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए, प्रेरित करने के लिए वह एक नाटक दिखाया करते जिससे कि लोग जागरूक हों, प्रेरित हों और फौज में भर्ती हो जाएं। तो यहाँ लेखक कहता है कि उन्होंने भी मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल में कुछ समय मुस्कुराते या हंसते कभी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वह भी चाहते थे कि मास्टर के साथ उनकी अच्छी खासी रिश्तेदारी बन जाए, अच्छा संबंध बने, लेकिन मुख्य रूप से ऐसा कभी हो नहीं पाया। उनका कद छोटा, दुबला पतला परंतु हुष्ट पुष्ट शरीर, माता के दानों से भरा चेहरा यानी चेचक के दागों से भरा हुआ उनका चेहरा था, बांस सी तेज आंखें, साथ ही चमड़े के बने हुए जूते, सभी वस्तुएं बच्चों को भयभीत करने का ही कार्य करती थी। लेखक अपनी पूरी जिंदगी में उस दिन को कभी नहीं भूल पाया जिस दिन मास्टर प्रीतम चंद लेखक की 4वीं कक्षा को फारसी पढ़ाने लगे थे। अभी उन्होंने पढ़ते हुए 1 सप्ताह भी नहीं हुआ कि प्रीतम चंद ने उन्हें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आज्ञा दी कि कल इसी घंटी में केवल जुबान के द्वारा ही सुनेंगे। दूसरे दिन मास्टर प्रीतम सिंह ने बारी बारी सबको सुनने के लिए बुलवा लिया। अब कुछ लड़के सुना पाए और कुछ लड़के नहीं सुना पाए। मास्टर जी ने गुस्से में चिल्लाकर सभी विद्यार्थियों को कान पकड़कर पीठ ऊंची रखने को कहा, अर्थात मुर्गा बना दिया। अब ऐसी स्थिति में जब सभी बच्चे मुर्गा बन गए तब लेखक क्या करने लगे? जब लेखक की बारी आई तो उस समय वहां पर कौन आ गए? शर्मा जी आ गए। उन्होंने इस स्थिति को देखा कि किस प्रकार बच्चे मुर्गा बने हुए हैं। आते ही उन्होंने कुछ नहीं देखा। बच्चों को जब मुर्गा बने हुए देखा शर्मा जी ने तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और यह दृश्य वह
क्या नहीं कर पाए, सहन नहीं कर पाए। शायद ये पहला अवसर था जब लेखक ने शर्मा जी को भड़कते हुए देखा था, तो उन्होंने पीटी प्रीतम चंद जी की असभ्यता और जंगलीपन को सहन न कर पाए और उन पर भड़क पड़े। लेखक कहते हैं कि जिस दिन से हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी प्रीतम चंद को निलंबित किया था, उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतम चंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते, फिर भी जब भी फारसी की घंटी बजती तो लेखक और उनके साथियों की छाती धक धक करने लगती कि कहीं आज प्रीतम चंद दोबारा से नौकरी पकड़कर यदि कक्षा में आए और उनसे वही पाठ दोबारा सुना तो आज उनकी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। लेकिन लेखक को अपने साथियों से यह भी मालूम हुआ कि बाजार में ही प्रीतम चंद एक छोटे से खिड़की वाले चौबारे पर रहते हैं। वहां उन्होंने 2 तोतों को पाला हुआ है और वह वहां रहकर बिना किसी परवाह के अपने 2 तोतों को मीठी मीठी बादाम की गिरियां छील छील कर खिलाते हैं। कितना प्रेम है उन्हें अपने इन दोनों तोतों से। लेखक बड़े ही शंका में हैं, बड़े ही परेशान हैं कि ऐसे प्रीतम चंद मास्टर जो बच्चों की खाल उतारने में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं छोड़ते, यदि बच्चों से छोटी सी गलती हो जाए तो अपनी बैत अपने डंडे से उनकी खूब खबर लेते हैं, वह प्रीतम चंद किस प्रकार बड़े प्रेम से अपने इन 2 तोतों को गिरियां खिला रहे हैं। यह दृश्य लेखक जब अपने दोस्तों से सुनते हैं तो वह इसको जानकर भी स्वीकार नहीं कर पाते और वह समझते हैं कि बस पीटी मास्टर के इस रूप को एक तरह से अद्भुत ही कहा जा सकता है। तो यह है बच्चों संपूर्ण पाठ जो कि है सपनों के से दिन। मुझे आशा है आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया है। यदि ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जय हिंदी जय हिंदुस्तान दोस्तों, जय हिंदी जय हिंदुस्तान।